दोस्तों एज ए प्रगणक यदि आपकी जनगणना में ड्यूटी आई है तो इसमें सबसे मुख्य कार्य भवन नंबर अलॉट करना है। जनगणना मकान नंबर किस प्रकार आपको अलॉट करने हैं, क्योंकि फील्ड में जब आप सर्वे करेंगे तो बहुत सारी स्थिति आपके सामने आएंगी, जैसे लोकल प्रशासन द्वारा भवन नंबर अलॉट कर दिए गए। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, कुछ भवनों को लोकल प्रशासन द्वारा भवन नंबर अलॉट किए गए हैं लेकिन कुछ को नहीं किए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, निर्माणाधीन मकान है और उसको भी भवन नंबर अलॉट हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, और जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें कौन सी सावधानी आपको बरतनी है एचएलओ ऐप में जनगणना करते समय। तो ट्रेनिंग का मुख्य पार्ट इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भवन संख्या की। पूर्व निर्धारित भवन संख्या का प्रयोग यदि प्रगणक किसी ऐसे ब्लॉक में गणना कर रहा है जहां भवन संख्या लोकल प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, आपकी ड्यूटी ऐसे ब्लॉक में लग जाती है जहां पर पहले से ही नगर पालिका, नगर परिषद या ग्राम पंचायत ने भवन नंबर इस प्रकार से अलॉट कर रखे हैं। अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो दोस्तों यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्थित रूप से भवन संख्या दी गई है तो इनका प्रयोग किया जाना चाहिए एवं नए जनगणना भवन संख्या नहीं दिए जाने चाहिए। अब आपको लगता है कि सारे मकान नंबर भवनों को व्यवस्थित रूप से दिए गए हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको जो ये भवन नंबर प्रशासन द्वारा अलॉट किए गए हैं इन्हीं का उपयोग करना है। अलग से नए भवन नंबर आपको अलॉट नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो भवन नंबर दिए गए हैं उन्हीं का आपको प्रयोग करना है जनगणना के दौरान। अब देखिए दोस्तों, अगली सिचुएशन आती है यदि प्रगणक को ऐसा ब्लॉक आवंटित होता है जहां लोकल प्रशासन द्वारा भवन संख्या व्यवस्थित रूप से नहीं दिए गए हों। भवन नंबर तो दिए गए हैं लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं दिए गए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो जहां लोकल प्रशासन द्वारा क्रमांकन नहीं दिया गया है या अपूर्ण है वहां अनुक्रमिक भवन संख्या आवंटित करे। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल नए सिरे से नई भवन संख्या आवंटित करनी है और फिर आपकी जनगणना स्टार्ट करनी है। यदि कुछ मकानों को दिए गए हैं, बाकी को छोड़ दिया गया है, क्रम से नहीं दिए गए हैं, इस स्थिति में आपको अपने भवन संख्या 1, 2, 3 जहां से भी आप सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से आपको भवन नंबर शुरू कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, खाली प्लॉट, बिना छत की निर्माणाधीन इमारतें या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जहां निवास नहीं किया जा सकता तो उसको भवन नहीं माना जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, जो बिल्डिंग दी गई है इसको हम मकान मानेंगे। अब यहाँ पर बाउंड्री हो रखी है, कंस्ट्रक्शन का कार्य यहाँ पर चल रहा है, तो इसको भवन नहीं माना जाएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कुछ मामलों में लोकल प्रशासन द्वारा खाली प्लॉट को भी नंबर दे दिया जाता है। जब प्लॉट अलॉट होते हैं तो उसी समय भवन नंबर भी अलॉट कर दिया जाता है, परंतु जनगणना भवन संख्या सिर्फ भवनों को ही दिए जाने का प्रावधान है, तो ऐसे स्ट्रक्चर की आपको भवनों में काउंटिंग नहीं करनी है। अब देखिए, एक स्थिति हमारी जनगणना कार्य के दौरान ये भी आ सकती है कि यदि पहले से बने हुए भवनों के बीच कोई नया भवन बन जाता है तो नए सिरे से नंबर नहीं दिया जाना है, बल्कि नए भवन को सब नंबर दिया जाएगा। लोकल प्रशासन द्वारा भवन नंबर आवंटित किए गए हैं, जैसे 10 नंबर इसको आवंटित कर दिया गया, 11 नंबर इसको आवंटित कर दिया गया। अब यहाँ पर बीच में एक नया भवन बन जाता है तो अब आप उसको किस प्रकार से नंबर देंगे, तो उसको नया नंबर आपको अलॉट नहीं करना है। 10/1 इस प्रकार से आपको उसको भवन नंबर अलॉट करना है। न्यू नंबर आपको उसको अलॉट नहीं करना है, क्योंकि जो क्रम वाइज नंबर दिए गए हैं वो आपका क्रम फिर बिगड़ जाएगा। यदि भवन संख्या 10 व 11 के बीच कोई नया भवन मिलता है तो उसे 10/1 नंबर आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार से आपको भवन संख्या अलॉट करनी है। अब देखिए दोस्तों, जनगणना मकान संख्या हमें किस प्रकार अलॉट करनी है, क्योंकि मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर प्रत्येक जनगणना मकान को एक अद्वितीय अनुक्रमिक संख्या आवंटित की जाती और 4 डिजिट का रूल यहाँ पर दिया गया है। द सेंसस हाउस नंबर मस्ट ऑलवेज बी 4 डिजिट नंबर, यूज लीडिंग जीरोस। तो अब करेक्ट फॉर्म देखिए, 0001, 0023। यदि 2 अंक का आप दे रहे हैं तो 2 जीरो लिखिए, 2 डिजिट आपके लिख दिए। 3 अंक का यदि आपका मकान नंबर आ जाता है तो 0 लिखकर 154 इस प्रकार से आपको दर्ज करना है। 1, 23, 154 इस प्रकार से आपको मकान नंबर अलॉट नहीं करने हैं। जिस भी मकान को आप मकान नंबर देंगे 4 ही डिजिट में आपको देना है, 001 इस प्रकार से। यदि 2 अंकों का है तो 0010 इस प्रकार से। 3 अंक का आ जाता है तो 0115 इस प्रकार से आपको मकान नंबर अलॉट करने हैं। इसके अलावा दोस्तों, मकान संख्या देने का क्रम क्या रहेगा, तो मकान सूचीकरण ब्लॉक के पहले मकान को मकान संख्या 0001 दी जाएगी। किसी भी ब्लॉक में मकान संख्या क्रमिक रूप से लगातार आगे बढ़ती है, इसका पालन किया जाना चाहिए। ये बिखरे हुए क्रम में नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल क्रम से आपको चलना है। जैसे 001 दिया, फिर 002 दिया, फिर 0003 दिया, इस प्रकार से आपको देना है। पहले मकान को 001, फिर 002, उसके बाद फिर 003। इस प्रकार से नहीं देना है कि दूसरे को भी आपने वापस से 002 अलॉट कर दिया। और एक भवन में 2 मकान भी हो सकते हैं जनगणना, 3 मकान भी हो सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्वगणना रेफरेंस आईडी, यदि आप जनगणना करने जाते हैं, परिवार ने कहा है कि हमने पहले ही जनगणना कर ली है, सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है, तो अब ऐसी स्थिति में आपको प्रगणक एन्यूमरेटर को डेटा की सही या गलत स्थिति के अनुसार या तो डेटा सबमिट करना होगा या संपादित एडिट करना होगा। यदि परिवार की स्वगणना नहीं की है तो प्रगणक द्वारा नई विकल्प चुना जाएगा और उसके बाद पूरा डेटा मोबाइल में संकलित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है तो आपको उसको बिना चेक किए ही सबमिट कर देना है। उसमें यदि आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करना है तो एडिट वाले ऑप्शन का उपयोग करके उसको भी आपको सुधार करना होगा। अब देखिए दोस्तों, फर्श की सामग्री के लिए भी यहाँ पर प्रश्न आएगा। इस स्थिति में सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करेगा। जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुआ है उसी का आपको चुनाव करना है। जैसे ईंटों का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है तब आपको ईंट का चुनाव करना है। बड़ी मात्रा में मड का प्रयोग हुआ है तो आपको मड का चुनाव करना है। बहुमंजिला इमारतों में, फ्लैट में फर्श की सामग्री अलग अलग हो सकती है। बहुमंजिला इमारतों में प्रत्येक जनगणना घर के फर्श को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। अब जो इमारतें बहुमंजिला है उनको आपको अलग से दर्ज करना है। इस तरह से घर की दीवार से रिलेटेड जो आपका सवाल आएगा उसमें भी सामग्री का जो बड़ा हिस्सा दीवार में प्रयुक्त हो रहा है उसी का आपको चुनाव करना है। ईंटें ज्यादा प्रयुक्त हुई है तो ईंटों का, या इस प्रकार से तिरपाल छप्पर वगैरह लगे हुए हैं तो उसका आपको चुनाव करना है। इसके अलावा यदि 2 प्रकार की दीवारें हो तो पता लगाए कि कौन सी दीवार अधिक उपयोग की जाती है और उसके बाद आपको कोड भरने हैं। जैसे कच्ची दीवार भी है और पक्की दीवार भी मकान में है तो कौन सी दीवार ज्यादा उपयोग में आपकी आती है उसका आपको चुनाव कर लेना है। अब इसी प्रकार से छत का किस प्रकार आपको चुनाव करना है, तो सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करेगा। पूरे घर की छत कंक्रीट की हो सकती है, हालांकि कोई अस्थायी निर्माण हो सकता है जिसकी छत फूस की बनी हो। ऐसे मामले में छत की सामग्री के रूप में कंक्रीट का उपयोग किया जाना चाहिए। पूरे घर की छत इस प्रकार से कंक्रीट की बनी हुई है और कुछ हिस्सा यदि घास फूस से बना हुआ है देन आपको कंक्रीट ही सेलेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, जनगणना भवन के उपयोग से संबंधित सवाल भी आएगा। तो 3 प्रकार के हमारे मकान यहाँ पर हो सकते हैं, आवासीय, आवास है, अन्य उपयोग और गैर आवासीय। तो बड़े थोक बाजारों में, इन दुकानों या कार्यालयों में काम करने वाले लोग रात के समय इसका उपयोग निवास सह दुकान या निवास सह कार्यालयों आदि के रूप में करते हैं। तो वो आवास सह अन्य आवास यहाँ पर हमारा हो जाता है। एक केवल रहने के काम आता है तो वो आवासीय हो जाएगा। और गैर आवासीय उपयोग का विवरण देना आवश्यक है। किराना की दुकान, कपड़े की दुकान, दवा की दुकान आदि जो रहने के काम नहीं आता है। गैर आवासीय वो होगा जिसमें दुकान लगी हुई है, किराने की, कपड़े की, दवा की, इस प्रकार से वो हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी स्थिति भी आपके सामने आ सकती है कि मौसमी गतिविधियां जनगणना घरों में हो सकती है, जैसे कि तेल मिले, घानी, शेड में गुड़ बनाना आदि। तो इनकी भी गहनता से पूछताछ आपको करनी है। यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस उसके किसी भाग का उपयोग निवासियों द्वारा सामान्य निवास के रूप में किया जाता है तो उसे निवास होटल, निवास लॉज, निवास गेस्ट हाउस कहा जाएगा। जैसा भी मामला यदि आपको लगता है तो आवास वाले ऑप्शन का चुनाव आपको करना है। अच्छे से पूछताछ करनी है, उसके बाद ही आपको चुनाव करना है। देखिए दोस्तों, यदि परिवार संस्थागत है तो संस्थागत पर सही का निशान लगाए। संस्थागत परिवारों के लिए केवल 11 प्रश्नों तक के उत्तर ही भरने होंगे। संस्थागत परिवारों की स्थिति में प्रश्न 9 में संस्थागत परिवार को संख्या 999 आवंटित करेगा। तो संस्थागत परिवार यदि है, जैसे वृद्धाश्रम है या कोई और संस्था बनी हुई है, तो उनको 11 ही प्रश्नों के उत्तर करने हैं और मकान नंबर भी इस प्रकार से 999 आवंटित उनको करना है आपको। अब व्यक्तियों की कुल संख्या आपको शिशु, बुजुर्ग, सभी लिंगों के समस्त व्यक्तियों को शामिल करना है। नियमित निवासियों को भी शामिल किया जाएगा, भले ही उनमें से कुछ उस दिन अनुपस्थित हो, कहीं बाहर रह रहा है, कुछ दिन के लिए बाहर गया है, नियमित यहीं पर रहता है तो आपको उसको भी शामिल करना है। अनजाने आगंतुकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, बैठक कक्ष को आपको इसमें लेना है, नौकर का कमरा लेना है, अध्ययन कक्ष लेना है, शयन कक्ष लेना है। देखिए, रसोई घर, भंडार गृह, बाथरूम, गलियारा, बरामदा, इनको आपको रहने वाले कमरों में शामिल नहीं करना है। वह घर जिसमें एक कमरा दुकान, कार्यालय के साथ साथ रहने के लिए भी इस्तेमाल होता है, रहने के लिए कमरे शून्य होंगे। एक से अधिक परिवारों द्वारा साझा किए जाने वाले रहने का कमरा किसी भी परिवार के लिए गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। किसी रूम को एक से अधिक परिवार यूज कर रहा है तो उसको भी आपको काउंट नहीं करना है।
और जो कमरा दुकान या कार्यालय के साथ साथ रहने के लिए भी इस्तेमाल होता है तो उसको भी आपको काउंट नहीं करना है। अब बात करते हैं परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो विवाह के माध्यम से एक दंपति बनता है। लिव इन रिलेशनशिप को भी विवाहित दंपति माना जाएगा। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या आपको दर्ज करनी है। वे दंपति जो नियमित रूप से घर में रहते हैं, भले उनमें से एक अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो एवं उनकी उम्र चाहे जो भी हो, दंपति के रूप में गिना जाएगा। यदि कहीं बाहर काम से चला गया है तब भी आपको दंपति के रूप में उसको काउंट करना है। यदि व्यक्ति अकेला रहता है या घर में कोई विवाहित दंपति मौजूद नहीं है तो शून्य दर्ज किया जाना है। तो दोस्तों ये थे जो मुख्य मुख्य सवाल जो जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे, फील्ड के दौरान जो समस्या आपको आ सकती है उनके बारे में मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल तक सीधे पहुंच सके। कोई क्वेरी यदि आपकी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।